हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी। इससे पहले वाले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 21 से तक। तो अब यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 22 से। आर्टिकल 22 बात करता है गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो गया है तो उसको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, उसे किस तरीके से अपने को बचाने का हक है। ठीक है, तो फर्स्टली बात करते हैं अपराध होने के बाद, यानी कि अगर मान लीजिए क्राइम हो चुका है, कोई झगड़ा हुआ, कोई फाइट हुई, लोगों को चोटें लगी और फिर उन्हें अरेस्ट करा। ठीक है, तो अपराध करने के बाद जो कार्रवाई होती है वो दंडात्मक कार्रवाई होती है, यानी कि इसमें पनिशमेंट मिलती है। तो आर्टिकल 22 का पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट ए बात करता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट शो करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि तुम्हें किस जुर्म में हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, और गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, लेकिन जो पुलिस है जब वो अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को लेके जा रही है तो यातायात में, यानी कि ट्रांसपोर्ट में आप जाम में फंसे या कितना टाइम लगा, उसे इन 24 आवर्स में काउंट नहीं किया जाता है। दूसरी बात, मान लीजिए कोई हॉलीडे बीच में पड़ जाता है तो उसे भी काउंट नहीं किया जाता है। हॉलीडेज को हटा के और ट्रांसपोर्ट के टाइम को हटा के विद इन 24 आवर्स आपको मैजिस्ट्रेट के सामने अरेस्ट किए गए व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 22 का भाग 3 क्या कहता है कि गिरफ्तार करे हुए व्यक्ति को अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का लॉयर हायर करने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, जो आदमी अरेस्ट हुआ है वो अपनी तरफ से बेस्ट लॉयर हायर कर सकता है ताकि वो उसे बचा सके पनिशमेंट से। ठीक है, तो हमने अब तक देखा आर्टिकल 22 के पार्ट 1, 2 और 3। अब देखते हैं पार्ट 4 क्या कहता है। अब तक तो हमने देखा कि अपराध होने के बाद जो दंडात्मक कार्रवाई होती है उससे बचने के लिए क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, अब बात करते हैं अपराध होने से पहले। कई बार क्या होता है कि अपराध होने से पहले भी गिरफ्तारी कर ली जाती है ताकि अपराध होने से रोका जा सके। ठीक है, तो इस तरह की कार्रवाई को आप क्या कहोगे? प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक विरोध अधिनियम। ओके, अब देख लेते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। इसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 22 के भाग 4 में देखने को मिलती है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है कि अपराध होने से पहले उसे रोक दिया जाए। कई बार क्या होता है, किसी को जान की धमकी मिलती है ना, आप कह देते हो कि हमें शक है कि हमारे पड़ोसी हमारे जान लेना चाहते हैं, तो शक की बिना पे किसी को बुलाना, या फिर दूसरा इसका मेन एक रीजन क्या है कि जब किसी व्यक्ति के रहने से अपराध बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए जब कश्मीर से धारा 370 हटाई जा रही थी तो वहां के जो नेता लोग थे उन्हें क्या किया था? नजरबंद किया था। किसके अंडर किया था? इसी के अंडर किया था, आर्टिकल 22 के भाग 4 के अंदर। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उन्हें क्या किया था? नजरबंद कर दिया था ताकि वो बाहर आके कोई बयान ना दे और लोग भड़के नहीं, क्योंकि अगर लोग भड़कते तो बहुत ज्यादा हिंसा हो जाती। ठीक है, तो इसमें किसी व्यक्ति को नजरबंद कर दिया जाता है ना, उसे समाज से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है, उसे हाउस अरेस्ट यानी कि उसी के घर पर उसे नजरबंद कर देते हैं, या फिर किसी होटल में ले जाकर या फिर जेल में उसे बंद कर देते हैं। लगभग 3 महीने के लिए उसे बंद कर देते हैं, बाहर से कनेक्शन उसका तोड़ देते हैं, सोसाइटी में उसे बाहर आने जाने नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत ही इफेक्टिव नेता हो, ऐसा नेता हो कि अगर वो कुछ बोले और सब उसके पीछे आ जाए, इतना इफेक्टिव लीडर हो, जैसे हमारे गांधी जी थे, तो अंग्रेज भी उन्हें क्या करते थे? बार बार अरेस्ट कर लेते थे ताकि वो कम्युनिकेट ना कर पाए जनता से। ठीक है, तो अगर कोई बहुत ही प्रभावी नेता है जिसके होने से जनता के भड़कने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो पुलिस उसे 6 महीने तक नजरबंद कर सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने तक नजरबंद कर सकती है और मिनिमम 3 महीने तक तो कर ही सकती है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं वो भी देख लेते हैं कि जो पुलिस और अरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इंटेरोगेशन क्या होता है? इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना। मान लीजिए कोई भी विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, उसमें लोग घायल हुए हैं, तो आप लोगों को बुलाए, जो भी नेबर है या जो भी गवाह है जिन्होंने ये चीज होते हुए देखी, और उनसे पूछताछ करें, तो इसे कहते हैं इंटेरोगेशन। आप बताओ क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने पहले हाथ उठाया था। ठीक है, ये सब चीजें इंटेरोगेशन में आती है, पूछताछ करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कस्टडी। कस्टडी का मतलब क्या होता है? हिरासत में लेना। कोई नॉर्मल मैटर हो, मान लीजिए कहीं पे स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं किसी कॉलेज में और स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, तो झगड़े को शांत कराने के लिए, या फिर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है नेता, तो उस नेता को उठा के क्या कर लेती है? पुलिस कस्टडी में ले जाती है, उसे जेल लेके जाती है, 3-4 घंटे बिठाती है और फिर छोड़ देती है ताकि क्या हो सके? झगड़ा शांत हो सके। तो कस्टडी कब होती है? जब कोई नॉर्मल मैटर होता है, छोटा मोटा मामला। ठीक है, लेकिन अरेस्ट कब किया जाता है? गिरफ्तारी कब होती है? गिरफ्तारी तब होती है जब कोई सीरियस मैटर होता है। ठीक है, जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया या आपने कोई बड़ा क्राइम किया, तब एफआईआर लिखी जाती है। ठीक है, और 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है।
नेक्स्ट, पुलिस रिमांड क्या होती है? पुलिस इंटेरोगेट करती है ना, लोगों से क्रॉस क्वेश्चन करती है कि हमें जहाँ पे वारदात हुई है वहाँ पे हमें कपड़ा का टुकड़ा मिला है, ये कपड़ा तुम्हारा है, इस तरीके से बार बार पूछती है, सच को जानने की कोशिश करती है। तो पुलिस क्या करती है? रिमांड पे लोगों को लेती है। मैक्सिमम 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे लोगों को ले सकती है, जांच करने के लिए और जो उन्हें सबूत मिले हैं उनसे सच को उजागर करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? जो जेल होते हैं बेसिकली वो जज के अंडर आते हैं, ओके, और इनकी केयर कौन करता है? जेल की केयर कौन करता है? जेलर करता है। तो बेसिकली जब भी कोई आदमी कोई गंभीर क्राइम करता है तो हम क्या करते हैं? उसे अरेस्ट कर लेते हैं, तुरंत अरेस्ट करते हैं। किसी ने मर्डर किया, हमने उसे अरेस्ट कर लिया और उसे जुडिशियल कस्टडी यानी कि उसे जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, 24 आवर्स में आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे और फिर उसे जेल भेज दिया जाएगा। जेल भेजने के बाद जब पुलिस धीरे धीरे उस मुकदमे की छानबीन करती है तो पुलिस क्या करती है? मैजिस्ट्रेट से इजाज़त लेती है कि हमें इस आदमी से पूछताछ करनी है, प्लीज़ आप हमें इसे पुलिस रिमांड पर ले जाने की इजाज़त दीजिए। तो जज क्या देता है कि ठीक है, आप 14 डेज के लिए इसे पुलिस रिमांड पर ले जाओ और इससे सच निकलवाओ। ठीक है, अब पुलिस रिमांड और जुडिशियल कस्टडी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, उसे भी अच्छे से देख लेते हैं। हिरासत में लेने के दौरान पुलिस आरोपी से कभी भी पूछताछ कर सकती है, ठीक है, लेकिन जब वो आरोपी जुडिशियल कस्टडी में होता है उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। और इस स्थिति में अगर पुलिस को पूछताछ करनी होती है तो वो पहले मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेती है और उसके बाद क्या लेती है? जुडिशियल कस्टडी में जो भी आपका आदमी होता है जेल के अंदर उसे लेके जाती है और उससे पूछताछ करती है। उसी पूछताछ को कहा जाता है पुलिस रिमांड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम कौन कौन से हैं। पहला जो आया था निवारक विरोध अधिनियम वो आया था 1950 में, किंतु ये ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा था, इसलिए इसे 31 दिसंबर 1972 को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद एक दूसरा एक्ट आया, उसका नाम था मीसा एक्ट। मीसा की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1971 में लाया गया था, किंतु ये इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ। इमरजेंसी के समय इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ ये कि कांग्रेस ने क्या किया, जैसे इलेक्शन का टाइम आया 3 महीने के लिए जो दूसरी पार्टी थे उनके नेताओं को क्या किया? नज़रबंद कर दिया, उन्हीं को हाउस अरेस्ट कर दिया, उनको होटल में बंद कर दिया और उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दिया इलेक्शन की वजह से। तो इसका इतना ज़्यादा इमरजेंसी के दौरान दुरुपयोग हुआ कि इसे भी 1978 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ओके, तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा डिटेंटिव प्रिवेंटिव मेथड है जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ, तो वो था मीसा एक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़। इसे 1985 में लाया गया था आतंकवादियों के विरुद्ध, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ तो 23 मई 1995 को इसे भी समाप्त कर दिया था। इसी के तहत जो संजय दत्त है उनके पास क्या मिली थी? AK-47 मिली थी, जो कि एक खतरनाक हथियार था। इस वजह से वो आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पोटा। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। यह भी आतंकवादियों पर लगाया जाता है। इसे 2001 में स्टार्ट करके 2004 में एंड कर दिया गया था। इसके तहत क्या होता था? किसी भी व्यक्ति को मतलब उसे खुद को इनोसेंट प्रूव करने का मौका नहीं मिलता था। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई झूठे केस में भी फंसा देता है तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था और पुलिस के सामने वो व्यक्ति जो भी गवाही देता था उसे लीगल मान लिया जाता था। अगर वो आदमी साइन करके देते कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ, मान लिया जाता था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, शॉर्ट में से कहते हैं रसूका। इसे 1980 में लाया गया था और यह अभी तक लागू है। वर्तमान में इसे सबसे खतरनाक अधिनियम कहा गया है क्योंकि इसके तहत पुलिस को एनकाउंटर करने की पावर मिली हुई है। ठीक है, रासुका के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अफ्स्पा। इसकी फुल फॉर्म होती है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। सेना को इसमें इतनी ज़्यादा पावर दे दी जाती है कि वो देर रात भी किसी के भी घर में घुस के, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उसकी तलाशी ले सकती है और इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूपा। कोई व्यक्ति या कोई संगठन अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसे फंडिंग करता है, तो उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई कर सकते हो यूपा एक्ट के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध जो अधिनियम है कौन से हैं। अनुच्छेद 23 और 24 में जो दिए हुए हैं, अब हम उन्हें देखते हैं वन बाय वन। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कई बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें किडनैप कर लिया जाता है और उन्हें दूर दूर बेच दिया जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है वुमेन्स को भी किडनैप करके सेल कर दिया जाता है।
तो मानव तस्करी और दुर्व्यवहार, औरतों और बच्चों के साथ आप गलत मिसबिहेव नहीं कर सकते, आदमियों के साथ भी नहीं कर सकते। और बालात श्रम यानी कि जबरदस्ती किसी से ओवर टाइम एक्स्ट्रा श्रम नहीं करा सकते कि किसी को दे तो 100 रुपये रहे हो लेकिन उससे काम बहुत ज़्यादा करवा रहे हो, तो ये भी नहीं कर सकते। और बंगारी यानी कि बिना वेतन के या बहुत ही कम वेतन में भी कार्य नहीं करा सकते कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और आप उसे 10 रुपये दे रहे हो, तो नहीं, बिना वेतन या बिना उचित वेतन के भी कार्य नहीं करा सकते। और बंधुआ मजदूर यानी कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर आप किसी ज़मींदार से लोन ले लो तो लोन के बदले वो क्या करता था, आपको एज ए इंटरेस्ट रख लेता था घर पे नौकर के, जब तक पूरा लोन चुकता नहीं हो जाएगा तुम हमारे यहाँ एज ए ब्याज काम करोगे घर के सारे। तो अब वो सिस्टम भी नहीं है, बंधुआ मजदूरी भी आप नहीं करवा सकते। इन सब पे रोक लगाता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 23। ये कहता है कि मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बालात श्रम, बंगारी, बंधुआ मजदूरी ये सब बंद कर दी जाए, स्टॉप कर दी जाए। किंतु अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आता है, कभी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, ठीक है, कहीं पे वॉर हो रही है, तब उस कंडीशन में हमसे एक्स्ट्रा काम करवाया जा सकता है, बिना वेतन के या बिना उचित वेतन के भी कराया जा सकता है, ठीक है, अगर बात नेशनल सिक्योरिटी की आ जाती है तब। ओके, तो ये इसका एक्सेप्शन था। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कारखानों में बाल श्रम नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि प्रोहिबिट कर दिया गया है कि आप छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते। यहाँ पे इमेज दी हुई है कि छोटे बच्चे कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इलीगल है, आप उनसे नहीं करा सकते। 14 ईयर से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें कोई भी खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता। फॉर एग्जांपल कारखाने में, फैक्ट्रीज में, जो कालीन उद्योग है वहाँ पे, जो खदान है यानी कि जो माइंस है वहाँ पे, या फिर पटाखों की फैक्ट्री में, कांच की फैक्ट्री में, माचिस की फैक्ट्री में, ऐसी जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे बहुत ही खतरनाक वर्किंग कंडीशन होती है और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें चोट लगने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए ये बनाया गया है अनुच्छेद के 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें ऐसी जगहों पे काम करने नहीं दिया जाएगा, ये इलीगल है। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस उद्योग में लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो कालीन उद्योग में लगे हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्या हैं, कालीन बनाने में हेल्प करते हैं, पर ये है इलीगल, ठीक है। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध हमें कितने अधिकार दिए गए हैं, तो शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध हमें 2 अधिकार दिए गए हैं और वो कहाँ कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में, ठीक है। नेक्स्ट, कैलाश सत्यार्थी जिन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्हें क्यों मिला था? बेसिकली जो बच्चे कालीन, कांच, ईंट भट्टे, पत्थर खदानों जैसे फैक्ट्रीज में काम करते थे, इन चीज़ों से रिलेटेड फैक्ट्रीज में काम करते थे, ठीक है, बाल मजदूर थे, उनको क्या किया, बच्चों को मुक्त कराया गया था। कैलाश सत्यार्थी की जो संगठन है, जो एनजीओ, उसने, और उस संगठन का क्या नाम है, बचपन बचाओ आंदोलन, इसलिए इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, यानी कि हम स्वतंत्र हैं कोई भी धर्म अपनाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के तहत हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि जो धर्म हमें अच्छा लगे, हमारे मन को भाए, हम वो अपना सकते हैं, ठीक है। इसके तहत सिखों को कृपाण यानी कि तलवार को धारण करने का अधिकार है, मुसलमान दाढ़ी बढ़ा सकते हैं और हिंदुओं को टीका लगा के कहीं पे भी जाने का अधिकार है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करते हैं कि आर्टिकल 25 में जो हिंदू वर्ड यूज किया गया है ना, इसमें जैन, सिख और बौद्ध शब्द समाहित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 25 में जो हिंदू वर्ड यूज किया है इसमें क्या क्या शब्द समाहित है, तो वो है जैन, सिख और बौद्ध। आर्टिकल 25 में एक और क्लॉज है कि अगर आप सरकारी पद पर हैं तो सरकारी धन का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, मिसयूज नहीं कर सकते अपने पर्टिकुलर धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो भी आपकी व्यक्तिगत आय है, जो भी आपकी इनकम है, पर्सनल सेविंग वगैरह है, उन्हें आप यूज कर सकते हो अपने पसंद के धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो आदित्य योगी नाथ थे हमारे यूपी के सीएम, तो जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उन्होंने चंदा दिया था। अगर ये सरकारी धन से देते तो ये मिसयूज होता, सरकारी पैसे का गलत होता। लेकिन इन्होंने कहाँ से पैसे दिए थे? अपने व्यक्तिगत आय से, जो इनकी इनकम थी उसमें से इन्होंने क्या किया, 9 लाख रुपए डोनेट करे थे राम मंदिर निर्माण के चंदे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 26। इसमें कहा गया है कि सामूहिक धार्मिकता स्वतंत्रता है, इसी के तहत यज्ञ, हवन, दुर्गा पूजा, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। तो
आर्टिकल 26 कहता है कि एक बड़ा सा जो समूह है उसे स्वतंत्रता है कि वो अपना धार्मिक अनुष्ठान कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम यज्ञ करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, हवन में बहुत सारे लोग आते हैं, दुर्गा पूजा होती है उसमें भी बहुत सारे लोग कलेक्टिवली, ठीक है, समूह में क्या करते हैं, अपने धर्म की स्वतंत्रता को एंजॉय करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, साल में 2 बार क्या होता है, ईद और बकरीद आती है, तब सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति मिली हुई है मुस्लिमों को। तो ये क्या है कि आप समूह में अपने धर्म को इजीली फ्रीडम के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बात करता है आर्टिकल 26। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। ये कहता है कि अगर कोई धार्मिक कार्य के लिए धन यूज होता है तो उसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं कोई ऐसा ट्रस्ट खोल लूँ जहाँ पे धार्मिक कार्य किए जाते हैं, ठीक है, तो जो भी उसकी इनकम होगी वहां से मुझे टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट खोल लेते हैं, बहुत सारे एनजीओ खोल लेते हैं धर्म को प्रमोट करने के लिए, और उनसे बाकी संस्था स्कूल चलते रहते हैं, तो उन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता है। किसके तहत? अनुच्छेद 27 के तहत, क्योंकि कभी भी कोई धार्मिक कार्य होता है उसके लिए रखे गए धन पर टैक्स हमें सरकार को देना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। सरकारी धन से चलने वाले किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद 28 कहता है कि कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसा संस्थान, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी पैसे से चल रही है, गवर्नमेंट के पैसे से चल रही है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग धर्मों से आए हुए हैं, ठीक है। मीन्स कोई भी रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट नहीं करती है सरकार अपने पैसे से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जा रही है तो ये धर्म नहीं है, ये तो एक सब्जेक्ट है। मान लीजिए उर्दू पढ़ाई जा रही है, अरबी पढ़ाई जा रही है, तो ये हम धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम तो एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे संस्कृत, उर्दू, अरबी ये भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनुच्छेद 28 को नकार रहे हैं। वो रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो तो एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अतः जो सरकारी मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाती है वो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उर्दू क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो आपको कहां से कहां तक दिए हैं, वो आपको दिए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार है और वो अपनी संस्कृति का भी संरक्षण कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति डिफरेंट कल्चर से आया है, इस बेसिस पे आप उसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से रोक नहीं सकते हो, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उन्हें रक्षा का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा या फिर उनकी संस्कृति के आधार पे किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। यानी कि कोई अल्पसंख्यक है, कोई माइनॉरिटी है, ठीक है, वो डिफरेंट भाषा बोलता है या वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है, इस बेसिस पे आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उसे एडमिशन लेने से रोक नहीं सकते हो। अगर आप रोक रहे हो तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें शिक्षा का संरक्षण प्रदान है। यानी कि मान लीजिए कोई माइनॉरिटी है और उन्हें मेजॉरिटी के साथ पढ़ने में, शिक्षा ग्रहण करने में संकोच हो रहा है, उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैन लोगों की बात करूं तो उनका रहन सहन, मुस्लिमों का रहन सहन, हिंदुओं का, पंजाबियों का, सबका अलग अलग है। तो अगर उन्हें साथ में दिक्कत हो रही है तो उन अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की संस्था खोलने का पूरा अधिकार है, और अगर वो पूरे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो सरकार भी उन्हें योग्यता देगी और थोड़ी बहुत धन से सहायता भी करेगी।